नमस्कार साथियों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आप लोगों का सीईटी का एग्जाम है तो इसीलिए आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन साइंस के मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? शरीर में कैंसर कोशिकाओं के तेजी से बढ़ना, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, शरीर के सूक्ष्मदर्शीय भागों को सूक्ष्मदर्शी से देखना और विशिष्ट क्षेत्र में एक ही जाति के सदस्यों की संख्या का अचानक बढ़ना। देखो, जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन, जब हम एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं, जैसे प्रथम से द्वितीय पर गए और द्वितीय से तृतीय पोषी स्तर पर गए, तो प्रथम पोषी स्तर पर क्या आते हैं? उत्पादक। तो वहां पर पीड़कनाशियों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा वो खाद्य श्रृंखला में एंटर कर जाते हैं। और यही जैसे जैसे पोषी स्तर में आगे बढ़ेंगे तो ये जो पीड़कनाशी है, जो टॉप कंज्यूमर है, शीर्ष उपभोक्ता, उसमें सबसे ज्यादा इनकी मात्रा रह जाती है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 2, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं, वो कौन सी हैं? रक्ताणु, श्वेताणु, पट्टिकाणु या लसिका अणु? देखिए, रक्त कोशिकाएं जो सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखेगी। कणिकाएं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पहली आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, और तीसरा बिंबाणु जिनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करेगी? इनके पास हीमोग्लोबिन है तो गैसियस एक्सचेंज का कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी यहाँ पर क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, श्वेताणु है, जो कि हमारी बॉडी की सोल्जर है। बाहर से जो भी चीज आ रही है उसको आइडेंटिफाई करेगी और उसको किल कर देगी। तो प्रतिजनों से सुरक्षा करती है आपके कौन? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन बी। बिंबाणु क्या करेगी? रुधिर का थक्का जमाती है। क्लियर? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, असंगत का चयन करना है। इनमें से कौन सी चीज जो है वो इस दूसरे ऑप्शन से मेल नहीं खाती है? पहला है डीपीटी, क्या एक वैक्सीनेशन है? डॉट्स, क्या क्षय रोग से संबंधित है? AB पॉजिटिव, क्या सर्वदाता है? और एड्रेनलिन क्या हार्मोन है? तो देखो, यहाँ पर डीपीटी जो है एक वैक्सीनेशन है, ट्रिपल वैक्सीन। किसके लिए लगती है? यहाँ पर डिप्थीरिया के लिए, दूसरा पर्टोसिस जिसको हम क्या कहते हैं? काली खांसी, पर्टोसिस, और तीसरा यहाँ पर टिटनेस। इन तीनों के लिए जो वैक्सीनेशन होता है वो आपका डीपीटी का वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ये तो वैक्सीन है। ठीक है जी। डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट ट्रीटमेंट कोर्स, ये किसके लिए चलाया जाता है? टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं या यक्ष्मा कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है और इसमें जो वैक्सीनेशन होता है दैट इज बीसीजी, बैसिलस क्यूमेट-गुरिन। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अगला देखिए, AB पॉजिटिव क्या यूनिवर्सल डोनर है? नहीं, 0 मतलब हीरो, यानी कि ब्लड ग्रुप O जो है वो यूनिवर्सल डोनर होगा। ये तो क्या है? सर्वग्राही है। क्या है? सर्वग्राही। तो अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। डी में देखो, एड्रेनलिन क्या हार्मोन है? बिल्कुल, जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड, उसके द्वारा यहाँ पर ये रिलीज होता है। इस एड्रेनलिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन, 3F हार्मोन या 4S हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4, जीन अभियांत्रिकी संबंधित है लिपिड के परिवर्तन से, न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से, कार्बनिक अम्लों के परिवर्तन से या कार्बोहाइड्रेट के परिवर्तन से? देखो, जीन अभियांत्रिकी का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई भी जो डीएनए है उसमें कोई पर्टिकुलर जीन यहाँ पर सही नहीं है या एब्सेंट है, तो यहाँ पर जीन अभियांत्रिकी के माध्यम से क्या किया जाता है? मान लीजिए ये जो डीएनए है उसमें ये जो जीन है वो इंसर्ट कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? जीन अभियांत्रिकी कहते हैं।
तो यहाँ पर ये किससे संबंधित है? न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से, क्योंकि आपको पता है जो डीएनए है वो क्या है? न्यूक्लिक अम्ल ही तो है। दो न्यूक्लिक अम्ल हम यहाँ पर देखते हैं, डीएनए और दूसरा आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 5, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता की, बलात्कारी की, चोर की या उपयुक्त सभी की? देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? ये फिंगरप्रिंट से नहीं होते, सिर्फ डीएनए का मतलब है कि यहाँ पर आप कोई भी टिश्यू जो ले रहे हैं, कोई भी सेल जो ले रहे हैं, उसमें उसका डीएनए मौजूद होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा खो गया, ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? अगर उसके ऊपर इनाम है बड़ा सारा तो बहुत सारे उसके पेरेंट्स आ जाएंगे उसको अडॉप्ट करने, तो कैसे पता लगेगा कि ये रियल जो बच्चा है किन माता पिता का है? डीएनए मैच करके यहाँ पर, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बलात्कारी, मान लीजिए किसी ने यहाँ पर जो है किसी का बलात्कार किया है, तो उसमें जो सीमेन है उससे पता लगाया जा सकता है उसका डीएनए, ठीक है। चोर, अगर उसका कोई भी टिश्यू है, कोई बाल रह गया, कोई भी टिश्यू वहां पर रह गया है, तो उससे उसका पता लगाया जा सकता है डीएनए मैच करके। तो यहाँ पर तीनों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक, आगे चलिए नंबर 6, कौन सा कथन सत्य है? श्वेताणु केंद्रक रहित होते हैं, वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती है, बिंबाणु का उत्पादन यकृत में होता है और आकर्णी श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन व हिपैरिन स्रावित करती है। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, जो श्वेताणु होती है WBC वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि मोनोसाइट है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके विभिन्न प्रकार की होती है और ये केंद्रक रहित नहीं होती है, इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं क्या प्लीहा में यहाँ पर नष्ट होती है? बिल्कुल, तभी तो जो प्लीहा है उसको क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिंबाणु का उत्पादन क्या यकृत में होता है? नहीं, जो प्लेटलेट्स है उनका उत्पादन कहां पर होगा? बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। आंसर अपने यहाँ क्या बनेगा? ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? विटामिन B1, विटामिन K, विटामिन D1 या विटामिन B2? कौन जो है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? देखो, हमें तो एक ही विटामिन पता है जो कि हार्मोन है, कौन सा? विटामिन डी। तो आंसर क्या आएगा अपने यहाँ पर? ऑप्शन सी, विटामिन D1। देखो, B1 जो है उसका नाम क्या होता है यहाँ पर? विटामिन B1 जो होता है वो आपके है थायमिन, ठीक है। ये आपके जो विटामिन B1 है उसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन K जो है वो यहाँ पर अगर इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन K की कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। और यहाँ पर जो विटामिन K होता है इसका नाम क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन। क्या नाम होगा? नेफ्थोक्विनोन इसका नाम होता है, ठीक है। जो विटामिन डी है उसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। और ये ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। दो ही विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर संश्लेषित होंगे, विटामिन ए लीवर में और विटामिन डी हमारी त्वचा में। तो ये यहाँ कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? त्वचा में। सूर्य किरणें इसके लिए सोर्स है, ठीक है। और विटामिन B2 जो होता है उसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। क्लियर? आंसर अपने यहाँ पर क्या आएगा? हार्मोन की तरह कार्य करेगा विटामिन डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? क्या हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है या प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है? तो यहाँ पर जो इंटरनेट है वो क्या होता है? एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। आंसर आएगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नंबर 9,
www से क्या तात्पर्य है? तो देखो, जो आप साइट्स डालते हो ना, जैसे आप किसी भी चीज को सर्च करते हो तो यहाँ पर www.com कुछ भी आप डालते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, वर्ल्ड वाइड वेब, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आंसर आएगा। अब देखो, केवल कितना सा डिफरेंस है, वर्ल्ड और वर्ड, तो यहाँ पर ये क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, ना कि वर्ड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 10, सिंकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। देखो, सिंकोना पादप की शाल से जो दवाइयां बनाई जाती है मलेरिया की, वो कौन सी है? एट्रोपिन, सिंकोनिन, निकोटिन या कुनेन? तो यहाँ पर जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है कुनेन की गोलियां, जो कि मलेरिया को यहाँ पर क्या करती है? मलेरिया के लिए इलाज के काम में आती है। देखो, मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ की वजह से होगा। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको याद कराई थी, काले सोने पे रिया मरे, तो मरे से मलेरिया। यहाँ पर इसका जो रोगजनक होता है वो कौन है? आपके प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम। 4 प्रकार का प्लाज्मोडियम है, यानी कि इसकी 4 स्पीशीज होती है। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरा है आपका वाइवेक्स, तीसरा है ओवेल और चौथा है मलेरियाई। सबसे घातक जो होती है वो आपकी कौन सी है? फैल्सीपेरम है। ठीक है, और इसकी जो संक्रामक अवस्था है वो कौन सी है? स्पोरोजॉइट। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पर? कुनेन, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, आगे देखिए, एलिफेंटियासिस रोग जो है वो होता है क्यूलेक्स मच्छर से, एनोफ्लीज मच्छर से, प्लाज्मोडियम से या बुचेरियाई ब्रैंकोफटाई से। देखो, एलिफेंटियासिस जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे? हाथी पांव रोग कहते हैं, जो कि कृमि जनित रोग है। ठीक है, क्या है? एक हेल्मिंथियस डिजीज है, कृमि जनित रोग है। अब देखो, इसमें पांव जो है वो हाथी की तरह एकदम सूज जाता है, इसीलिए हमने इसको एलिफेंटियासिस कह दिया। किसकी वजह से होता है हाथी पांव रोग? या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो फाइलेरिया भी है। क्या है? फाइलेरिया भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर ये होता है बुचेरेरियाई ब्रैंकोफटाई की वजह से। रोगजनक इसका कौन है? बुचेरेरियाई ब्रैंकोफटाई। अगर आपसे कहा जाए क्यूलेक्स मच्छर जो है वो इसका क्या है बच्चे? यहाँ पर वाहक। ठीक, चलिए आगे देखिए, डीपीटी टीका किस रोग के लिए नहीं होता है? आपसे क्वेश्चन जो पूछा है उसका जवाब देना है। किसके लिए नहीं होगा? पोलियो, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। देखो, डीपीटी वैक्सीनेशन जो है वो ट्रिपल वैक्सीन है, 3 रोगों के लिए लगती है। अब ये किसके लिए नहीं लगेगी इनमें से? तो देखो, डिप्थीरिया, कोरोनावैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होगा, डिप्थीरिया के लिए ये लगेगा। ठीक है जी, आगे देखिए, टिटनेस, तो यहाँ पर इस टिटनेस को हम क्या कहते हैं? धनुष टंकार भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है? यहाँ पर लॉकजॉ डिजीज है। ठीक, और ये जो टिटनेस है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होगा, इसके लिए भी डीपीटी का वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, काली खांसी जिसको हम क्या कहते हैं? पर्टोसिस कहते हैं, तो हीमोफिलस पर्टोसिस की वजह से होता है काली खांसी, और इसके लिए भी वैक्सीनेशन होता है डीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। ये जो आपके तीनों हैं वो किससे होने वाले रोग है? जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी? पोलियो की, तो ये किससे होने वाला रोग है? विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, ये जो पोलियो है वो आपके एंटेरोवायरस की वजह से होता है। पोलियो किसकी वजह से होगा? एंटेरोवायरस की वजह से होगा। ठीक है, पोलियो के लिए जो वैक्सीन होती है वो आपकी कौन सी है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। ठीक है, मुंह से पिलाई जाने वाली दवा, जिसकी खोज किसने की? अल्बर्ट सेविन ने। ठीक, तो आंसर क्या आएगा अपना यहाँ पर? ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति रंगभेद दोष यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? व्यक्ति रंगीन वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर नहीं कर पाता, व्यक्ति केवल श्वेत या श्याम रंग की वस्तुओं को देख पाता है, या व्यक्ति रंगीन वस्तुओं को देख पाता है किंतु श्याम वस्तु और श्वेत वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। देखो, जो आपके कलर ब्लाइंडनेस होती है, नाम से डिफाइन हो रहा है कि किसी ना किसी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उनमें विभेद नहीं कर पाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं, जो कि क्या है आपके यहाँ पर आनुवंशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, आनुवंशिक विकार है। इसमें मैंने आपको कैसे याद करवाया था, ट्रैफिक लाइट याद कीजिए, कौन कौन सा, लाल कलर, हरा कलर और कभी कभी नीला कलर। तो इन कलर्स में यहाँ पर वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान में काम आती है। देखो अपच के निदान में, यानी कि यहाँ पर अगर एसिडिटी हो गई है, अपच का मतलब क्या होता है बच्चे, एसिडिटी। तो एसिडिटी के निदान में कौन सी यहाँ पर दवाई जो है वो काम आएगी, प्रतिरोधी, पीड़ाहारी, प्रत्यामल या फिर कीटाणु रोधी। तो देखो एसिडिटी हुई है, किस वजह से हुई है कि पेट के अंदर यहाँ पर HCl की क्या हो गई है, मात्रा ज्यादा हो गई है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज हो गया है, जिसकी वजह से हो गई एसिडिटी। अब देखो यहाँ पर इसको कम करने के लिए एंटासिड काम में लेना पड़ेगा। क्या, एंटासिड जो है यानी कि प्रत्यम्ल या प्रतिअम्ल यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा, जो इस अम्ल के अगेंस्ट काम कर सके, इसको उदासीन कर सके। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, एंटासिड प्रत्यम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपकी एंटासिड की दवाइयां हैं वो आपकी किससे बनती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में। ठीक है, MgOH का होल टू मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। चलिए शब्द पारिस्थिति को सर्वप्रथम किसने दिया, ब्राउन, अरस्तु, रीटर और खुराना। देखो इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया, यहाँ पर रीटर ने दिया। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, रामदेव मिश्रा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 16 क्वेश्चन है, वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है, क्षैतिज, झुका हुआ, उल्टा या सीधा। हमने पिरामिड के टाइप देखे थे, 3 प्रकार के पिरामिड बनाए थे। पहला संख्या का पिरामिड, दूसरा आपके ऊर्जा का पिरामिड और तीसरा हुआ जैव भार का पिरामिड। अब हमें एक चीज तो बिल्कुल पता है कि ऊर्जा के पिरामिड जो है वो सदैव कैसे बनते हैं, सदैव जो है वो सीधे बनते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। आपसे पूछा है संख्या का पिरामिड, तो यानी कि हमें इन दोनों चीजों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इससे, संख्या के पिरामिड से। अब देखिए जो संख्या का पिरामिड वो किसका पूछा है, वृक्ष का पूछा है। तो कैसा बनेगा, वृक्ष है आपके पास यहाँ पर एक। ठीक है, अब उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया रहती है, मान लीजिए 20 चिड़िया यहाँ पर रहती है, तो उनकी संख्या बढ़ गई। अब इन चिड़ियाओं के शरीर पर छोटे छोटे कीड़े मौजूद होते हैं, एक के शरीर पे मान लो 5 है, तो 20 के शरीर पे तो कितने सारे होंगे। तो यहाँ पर ये जो कीड़े हैं उनकी मात्रा इनसे ज्यादा। तो हर पोषी स्तर पर क्या हो रहा है, जीवों की संख्या बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे तो पिरामिड कैसा आया, इन्वर्टेड, उल्टा पिरामिड आया। तो आंसर क्या आएगा अपना यहाँ पर, पिरामिड बनेगा उल्टा, ऑप्शन डी, सी। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। देखो जी, देखो कैसे गिर रही है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिर रही है, तो उसकी कुल ऊर्जा जो है वो कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। आंसर आएगा अपना ऑप्शन सी। क्लियर है, आ रही है ना सारी चीजें समझ में। ये आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है इन क्वेश्चंस के, और अगर आपने ये क्वेश्चंस निकाले तो सारे टॉपिक ही क्लियर है आपके, है ना। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन, केवल 30 क्वेश्चन ही तो देखने, कर लो, सीईटी में बढ़िया साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे, है ना। चलो जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें। बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता का, कि जो वहां उस प्लेस पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती है उसको बायोडायवर्सिटी कहते हैं। देखो जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है, पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है, या उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता होती है।
बायोडायवर्सिटी, देखो ये मान लीजिए पृथ्वी, ठीक, ये हमारी इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम किनारों की साइड जाते हैं, यानी कि अक्षांश की साइड जाते हैं, तो जैव विविधता कम हो जाती है। इस भूमध्य रेखा के पास में जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट भी है, ठीक है, इसीलिए डायवर्सिटी ज्यादा है। तो जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर क्या होती है? बढ़ती है। और जैसे जैसे हम अक्षांशों की साइड जाएंगे, यहाँ पर जैव विविधता कम होती जाती है। क्लियर? आंसर आएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है, तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध कितना होगा? आपसे आंसर पूछा है। अब आप इसको कैसे करेंगे? हमने निकालना है क्या? तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि समांतर परिपथ दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ था तो जोड़ देते, समांतर है तो 1/R लिखेंगे। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि जितने भी दे रखे, यहाँ पे 2 की बात की है, ठीक है। अब आगे देखो, आपसे कहा है इनका जो समांतर परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 12 ओम है, यानी कि 1/12 इज इक्वल टू एक शाखा का प्रतिरोध कितना है? 18 ओम। एक शाखा का प्रतिरोध हो गया 18 ओम, तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध कितना होगा? यानी कि अपन को निकालनी है R2 की वैल्यू, ठीक। अब आपने क्या कर देना है? 1/R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/12 माइनस 1/18। आपने इसको इधर ले लिया, ठीक। 1/R2 इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, 36 आ जाएगा, 3 माइनस 2 तो 1/36। और जब हम इसको R2 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 वज्रगुणा करके, तो 36 ओम जो है वो दूसरी शाखा का प्रतिरोध होगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, ठीक। अगर श्रेणी क्रम में होता तो हम इसको सीधे जोड़ देते। क्लियर सभी को? चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी एक भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना या भोजन का पाचन? अरे देखो, आपसे पूछा है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, जिनमें रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही भौतिक परिवर्तन है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? देखो, आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसको अवशोषित किया जाता है और क्या बनाया जाता है? यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज, यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो गई रिलीज। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में तो पूरी एक केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही है, एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, आपने इस कोयले को जला दिया, यहाँ पे नया प्रोडक्ट बना, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, तो देखो बर्फ को पिघला दिया, क्या नई चीज बनी? नहीं, दोबारा फ्रीज में रख दो, दोबारा जम जाएगी, दोबारा बर्फ बन गई। तो यानी कि ये भौतिक परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता। भोजन का पाचन, क्या मुझे एक बात बताइए, जो आपने खाना खाया है वो पूरा पच गया, तो आप उस पचे हुए भोजन से वापस से बिना पचा हुआ भोजन ला सकते हो क्या? नहीं ना। जितनी भी अपने शरीर के अंदर जैविक प्रक्रियाएं चल रही है वो सारी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 21, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? आपसे पूछा है कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। देखो, यहाँ पर जो आपकी अभिक्रिया दी हुई है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा आगे आएगा, ठीक है। ये क्या है आपकी यहाँ पर? धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम है। जैसे जैसे हम इस सीरीज में नीचे आते हैं, अभिक्रियाशीलता का क्रम जो है वो घटता जाता है, यानी कि जो ऊपर वाली धातु है वो अधिक अभिक्रियाशील, नीचे वाली धातु है कम अभिक्रियाशील। इसमें देखो, क्या Zn इस Fe को प्रतिस्थापित कर सकता है यहाँ से? तो देखो Zn ये रहा, Fe ये रहा, तो ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? Zn। तो इस जो आयरन है इसको ये क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। यही आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ये इसकी जगह आ जाएगा, तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी। यहाँ पर रिएक्शन नंबर 3 देखिए,
क्या Zn मैग्नीशियम को यहाँ पर विस्थापित कर सकता है? देखो Zn ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा, तो जो मैग्नीशियम है वो अधिक अभिक्रियाशील है, वो Zn को विस्थापित कर सकता है, ना कि ZnMg को। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन सी। इस वाली में देखो, क्या मैग्नीशियम कॉपर को कर सकता है? बिल्कुल, मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर ये कॉपर को आराम से प्रतिस्थापित कर देगा। आंसर क्या आएगा अपना यहाँ पर? ऑप्शन सी। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, BaCl2 प्लस Na2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया? देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो कम अभिक्रियाशील तत्व जैसे कि कॉपर सल्फेट है, अगर इसमें जिंक डाला तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग निकल जाता है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर दे तो वो आपकी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये इसका उदाहरण। तो क्या ये ऐसे रिएक्शन है? नहीं। इसमें देखो क्या हो रहा है कि इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, यानी कि Ba जो है वो आ रहा है SO4 के साथ और जो Na आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है? Cl के साथ, तभी तो BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl यहाँ पर बना। तो जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन बी। द्विविस्थापन का एक और एग्जांपल देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पर आपके NaCl प्लस H2O यानी कि वाटर बनता है। तो देखो ये HCl किसके साथ, ये जो H है वो OH के साथ आया और Na किसके साथ आया? Cl के साथ। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ साथ कौन सी अभिक्रिया भी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? कोई जो एक पदार्थ है, एक अभिकारक, वो एक से ज्यादा उत्पाद में विभक्त हो जाता है, उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाएंगे, वो होगी संयोजन अभिक्रिया। क्लियर? चलिए आगे देखिए, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल? आपने देखा होगा बिच्छू काट जाए, ततैया काट जाए, चींटी काट जाए, है ना, तो जलन महसूस होती है, वो एक एसिड रिलीज करते हैं उसकी वजह से। कौन सा एसिड है? इसको हम कहते हैं मेथनोइक एसिड। इसकी वजह से ही हमें जलन महसूस होती है। देखो टार्टरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो आपके क्या है? यहाँ पर इमली हो गया। ऑक्सैलिक एसिड के लिए जो प्राकृतिक स्रोत है वो पालक है, टमाटर है। ठीक। लैक्टिक एसिड के लिए दही में लैक्टिक एसिड जो है वो पाया जाता है। आंसर आएगा अपना ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 24, सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रयान 2, मंगलयान, पायोनियर 1 या पायोनियर 10? तो देखो अंतरिक्ष यान जो है जो सौर मंडल के बाहर गया पहला, वो कौन है? पायोनियर 10। आंसर आएगा अपना ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 25, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक मेल, इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या एक्सचेंज मेल? तो देखो यहां पर ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। आंसर आएगा अपना ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई तक एक भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। कितनी ऊंचाई पे भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। आंसर आएगा अपना ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 27, प्रचंड जिसे हाल ही में शामिल किया गया था ये क्या है? क्या प्रचंड क्या है यहाँ पे? तो देखो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान? तो देखो जो प्रचंड है ना वो एक आपका यहाँ पर हेलीकॉप्टर है। आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहा जाता है? जो आपके यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जो पिता है वो कौन है? रामा के साराभाई, जी माधवन नायर, कृष्णा स्वामी रंगा या विक्रम अंबालाल साराभाई? तो विक्रम साराभाई आपको यहाँ पर याद रखना है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी
संस्था है वो कौन सी है? इसरो है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्जेलेट। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे? पीओपी कहा जाता है। किससे बनता है? जिप्सम से। तो देखो कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल, जब हमने इसको 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया तो क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बचा सिर्फ, ठीक है, और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहां से निकल गए। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, तो यानी कि रासायनिक रूप से ये क्या है? ऑप्शन ए। जो पीओपी है उसका यूज किस में किया जाता है? देखो फॉल्स सीलिंग में करते हैं, सजावटी मूर्तियां बनाने में करते हैं, हड्डियों को पुनः स्थिर करने के लिए जो प्लास्टर चढ़ता है वो आपके पीओपी है। आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस गैस में से सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो सड़े अंडे जैसी गंध के लिए हम देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 जिसको हम क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर इसको गंधक का अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सल्फर है, तो सल्फर की विशेष गंध होती है जिसकी वजह से प्याज में, लहसुन में गंध आती है। तो क्या आएगा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन ए। अब देखो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? अम्लीय वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए। ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और वो फिर वर्षा के जल की जो पीएच है उसको कम कर देते हैं 5.6 से कम। ठीक है, जो आपके अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये जो CO2 है वो क्या है? आपकी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे? ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक उष्णता बढ़ रही है। तो आज की इस क्लास में हमने पूरे 30 क्वेश्चन देख लिए जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, सारे क्वेश्चंस को देख लिए। इन क्वेश्चन को कर जाना एग्जाम के अंदर, सीईटी का एग्जाम आपका बढ़िया होगा। मिलेंगे क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।